वंदे मातरम साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 7 का क्लास 10 था और आज के क्लास में हम लोग इन सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई, आवासीय मूल्य सूचकांक यानी एचपीआई, और इसी का ऑफिशियल इंडेक्स जो है एनएचबी रेसिडेक्स है। इसके अंतर्गत कई सारे इंडेक्स होंगे, उसको भी देखेंगे। आरबीआई का अपना आवासीय मूल्य सूचकांक है, सेवा मूल्य सूचकांक इसके अलावा। इसमें सेवा मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन भविष्य में इसको लाया जा सकता है। उत्पादक मूल्य सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत एक इंडेक्स है और इसको डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। सरकार डब्ल्यूपीआई के स्थान पर भविष्य में पीपीआई को लाएगी। इसके लिए 2003-4 में एक प्रस्ताव भी रखा गया था। पीपीआई मूल्य परिवर्तन को उत्पादनकर्ता यानी जो प्रोड्यूसर है उनके परिप्रेक्ष्य में देखता है, जबकि सीपीआई उपभोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य में देखता है और डब्ल्यूपीआई थोक मंडियों के परिप्रेक्ष्य में देखता है। इसका मतलब यह है कि सीपीआई जहां उपभोक्ताओं के नजरिए से मूल्य वृद्धि को देख रहा है तो उपभोक्ताओं के फेवर में ये है। डब्ल्यूपीआई अभी उत्पादकों के फेवर में एक तरह से कहा जाए तो नहीं है, लेकिन अगर पीपीआई को लागू किया जाता है तो इसको उत्पादनकर्ता के परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाएगा तो उत्पादनकर्ता के फेवर में ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि उत्पादनकर्ता के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि मूल्य वृद्धि हो रही है तो उत्पादनकर्ताओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें केवल मूल दामों का प्रयोग किया जाता है, कर, ट्रेड मार्जिन, परिवहन लागत आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना था रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। ये रिसेंट ग्रुप है, इसको कई सारे कार्य सौंपे गए। मुख्य काम इसका डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड था, लेकिन भविष्य में जो पीपीआई आना है उसका भी रोड मैप इसी को बनाना था। देखते हैं। तो डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष जो वर्तमान में 2011-12 है, इसको भी परिवर्तित करने के लिए एक नया आधार वर्ष का सुझाव देने के लिए एक कार्य सौंपा गया इसको। ये जो अभी का आधार वर्ष है 11-12, ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों का है। 2017 में ये तय किया गया था। वर्तमान उत्पादक टोकरी यानी कि डब्ल्यूपीआई जो तय किया जाता है उसमें बहुत सारे सामान होंगे। पीछे क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था। तो उत्पादक टोकरी में कुछ सामानों को कई बार लिया जाता है, कुछ को हटाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है उसकी समीक्षा और आवश्यक आकलन विधि का सुझाव भी देना था। वर्ष 2001 के बाद अर्थव्यवस्था में काफी संरचनात्मक बदलाव आए हैं, अतः नए उत्पादों को शामिल करने के साथ साथ उनके भार यानी वेट में भी उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ उत्पादों को उस टोकरी में लिया जाता है, कुछ को हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव होते हैं, उस बदलाव के अनुसार ऐसा किया जाता है। फिर मूल्य एकत्रीकरण यानी कि जो भी बास्केट में सामान है जिन सामानों के आधार पर डब्ल्यूपीआई तय किया जाएगा उन सामानों का मूल्य भी निर्धारित किया जाता है। उस मूल्य के आधार पर ही देखा जाता है कि महंगाई हुई है या नहीं हुई है। तो मूल्य एकत्रीकरण की वर्तमान विधि की भी समीक्षा, विशेषकर जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हैं उससे रिलेटेड जो वस्तु है और वस्तु का जो मूल्य है उसकी समीक्षा, एक नए पीपीआई का सुझाव और इसे अपनाने के लिए एक रोड मैप। पीपीआई के विकास के लिए, अब ये तो यहां तक बात हो गई। अब यहाँ एक अलग बात है कि पीपीआई के लिए एक तो आपने देख लिया कि रमेश चंद्र की अध्यक्षता में एक कार्य समूह बनी। इसके अलावा भी कुछ कार्य समूह हैं, एक अभिजीत सेन की अध्यक्षता वाली और एक जो है बीएन गोलदार की अध्यक्षता वाली। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आवासीय मूल्य सूचकांक, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चूंकि ये अस्तित्व में है इसीलिए यहाँ से पीटी का सवाल बन सकता है। मेंस में भी इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट है उसका यूज हो सकता है, बट पीटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषकर ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि एनएचबी रेसिडेक्स भारत का पहला आधिकारिक यानी ऑफिशियल आवासीय मूल्य सूचकांक है। आवासीय मूल्य सूचकांक का मतलब क्या है, सामान्य शब्दों में बताता हूं। देखो, आवास खरीदते हैं, अब आवास का मूल्य जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है कैसे पता चलेगा? जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो भवन को आपके लिए बेच रहा है, खरीद रहा है, वो मूल्यों को किसी भी तरह से बता सकता है। तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि जो इंडेक्स हैं अभी तक डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, ये एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में यानी रियल एस्टेट में महंगाई बढ़ रही है घट रही है, एग्जैक्टली वो नहीं बता पाता है। तो उसके लिए एक अलग से सूचकांक बनाया गया ताकि लोग अपने आर्थिक निर्णयों को लेकर के, खास करके हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड जो आर्थिक निर्णय उनके हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनके निर्णय हैं, वो ज़्यादा सटीक हो सके, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो सके और साथ ही साथ जो व्यापारिक क्षेत्र है उसको भी फायदा हो सके, क्योंकि डाटा का ही खेल है पूरा। ठीक है, एक समय ऐसा था भारत में कि हाउसिंग कोई सेक्टर हो सकता है ऐसा आदमी सोच नहीं सकता है। लोग अपने ही संसाधनों से अपना घर बनाते थे,
हर एक जगह ऐसे ही होता था, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पे इसका डाटा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए एक इंडेक्स है और 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे यह इंडेक्स जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आएगा। वास्तव में वित्त मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय आवासीय बैंक आता है, तो राष्ट्रीय आवासीय बैंक की ये इनिशिएटिव है, यानी पहल है। ये वाला जो है NHB का पहल है, लेकिन NHB खुद भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि NHB रेसिडेक्स जो है वित्त मंत्रालय का ही एक इंडेक्स है। इसको वित्त मंत्री ने 2007 में लॉन्च किया था मुंबई में। ये ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ लॉन्च किया गया था, इसका मतलब है कि NHB रेसिडेक्स के अंतर्गत मुंबई भी आता है। मुंबई में भी इस तरह का जो एक्टिविटी है उसको भी इस सूचकांक में लिया जाएगा। आधार वर्ष 2017-18 है, प्रत्येक 3 माह में इसका आंकड़ा प्रकाशित किया जाता है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड के बारे में विस्तार से आप यहाँ देख सकते हैं, विकिपीडिया से मैंने ये इंफॉर्मेशन लिया है, देख लेते हैं थोड़ा। NHB अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवर ऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसके रेगुलेशन और उनके लाइसेंस से रिलेटेड जो है NHB एक क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इतना बात समझ गए। इट इज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पीछे मैंने बता दिया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये देख लेते हैं। सेटअप ये हुआ था 1988 में अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट। तो 87 का एक एक्ट है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है, यानी कि ये एक महत्वपूर्ण, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक विधिक संस्था है। ठीक है, स्टेट्यूटरी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये कार्य कर रहा है। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फाइनेंस एक्ट 2019 के अंतर्गत इस एक्ट में संशोधन किया गया था, और इस एक्ट में संशोधन के बाद जो इस तरह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं यानी HFCs जो हैं वो RBI के अंतर्गत आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस फैक्ट को विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है, या हाउसिंग से रिलेटेड जो इंडेक्स है उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारतीय रियल एस्टेट के बाजार में पारदर्शिता लाना, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि कोई भी खरीदार है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस क्षेत्र में मूल्य वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी हो रही है। तो ये जो इंडेक्स है वो एग्जैक्टली बताएगा कि इस क्षेत्र में इस तरह से मूल्य वृद्धि हो रही है, उसका एक पैटर्न पता चल पाएगा, तो उसको चीट नहीं किया जा सकेगा। खरीदारों के लिए एक वास्तविक मूल्य सूचकांक का ये काम करता है। इस सूचकांक के पहले तक एक खरीदार के पास ये जानने का कोई माध्यम नहीं था कि प्रॉपर्टी के मूल्य में होने वाली वृद्धि का देश के मुद्रास्फीति के सामान्य स्तर से कोई लेना देना है या नहीं है। ठीक है, उसको पता नहीं चल पाता था, या फिर मूल्यों में मनमाने ढंग से वृद्धि की जा रही है। अभी तक केवल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स वाला जो है वो आवासीय मूल्यों में हुए बदलाव के बारे में थोड़ी जानकारी देता था, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि एक राष्ट्रीय सूचकांक है, इसीलिए क्षेत्रीय स्तर पे क्या हो रहा है इससे पता चल नहीं पाता था, इसीलिए एक सेपरेट एक इंडेक्स बनाना आवश्यक था। HPI हाउसिंग सेक्टर के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी पता लगाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में विस्तार से हम लोग कभी देखेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि बैंक अगर कर्ज दे रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो वापस अगर टाइम पर नहीं लौटाया जा रहा है तो वैसे एसेट्स को, वैसे संपत्तियों को NPA कह दिया जाता है। वैसे इसका टेक्निकल परिभाषा कभी आप देख लेना, इंटरनेट पे भी देख सकते हो, विस्तार से भी कभी हम इसको देखेंगे बैंकिंग सेक्टर वाले में। NHB रेसिडेक्स सूक्ष्म स्तर यानी स्थानीय स्तर, शहरी स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आवास की कीमतों में बदलाव को चिन्हित करने के लिए निर्मित किया गया। यहाँ आवास बाजार के भविष्य में जो उतार चढ़ाव होगा, डाटा की सहायता से उसकी भविष्यवाणी की जा सकेगी। और ये जो डाटा है, ये HPI का जो डाटा है, ये बैंकों को, डेवलपर्स को और घर खरीदारों के लिए उपलब्ध होगा। इस डाटा का उपयोग किया जाएगा। इसके डाटा ऋणदाताओं द्वारा किए गए क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। इसका मतलब है कि कोई भी जो ऋण प्राप्त कर रहा है उसका स्तर क्या है, ये बैंक तय कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो ग्राहक हैं, ग्राहक के स्तर के अनुसार वो टाइम पर लौटा पा रहा है कि नहीं, उसके पास कितना एसेट है। ठीक है, खासकर प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट जो बैंक हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह का डाटा जो है वो काम आ जाएगा वहाँ भी। अब देखिए, महत्वपूर्ण एक बात है, आवास मूल्य सूचकांक HPI, भूमि मूल्य सूचकांक यानी LPI, भवन निर्माण सामग्री मूल्य सूचकांक और आवास किराया सूचकांक, इसको सबको शामिल करने के लिए NHB रेसिडेंस बॉन्ड के दायरे को विस्तृत किया गया। यानी NHB जो है, NHB के अंतर्गत कई सारी चीजें आ गई हैं। वैसे तो आवासीय मूल्य सूचकांक आपने समझा कि आवासीय मूल्य सूचकांक का मतलब है NHB रेसिडेक्स, लेकिन वास्तविकता यह है कि NHB रेसिडेक्स के अंतर्गत आवास
मूल्य सूचकांक आता है। इसी के अंतर्गत जो है भूमि मूल्य सूचकांक आ जाएगा। इसी के अंतर्गत भवन निर्माण सामग्री मूल्य सूचकांक और आवास किराया सूचकांक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसको इस सिनॉप्सिस से देख सकते हैं। तो देखिए NHB रेसिडेक्स ये तो एक ओवरऑल हो गया। इसके अंतर्गत मूल्य सूचकांक आएगा, किराया सूचकांक आएगा। मूल्यों में किन किन चीजों की वृद्धि हो सकती है? एक तो ओवरऑल जो है आवास के मूल्यों में वृद्धि हो सकती है, एक भूमि के मूल्य में वृद्धि हो सकती है, इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। तो इन सब चीज को लेकर के अलग अलग सूचकांक हैं। इसके अलावा किराया सूचकांक, इसका मतलब है कि आवास किराया सूचकांक इसके लिए अलग से है। ये सब इसलिए किए गए हैं ताकि जो भी उपभोक्ता हैं उनको चीट ना किया जा सके। जो भी बढ़ोतरी हो रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है, उसका एग्जैक्टली पता चल सके। चाहे कोई किराए पे ही मकान ले रहा है उसको भी पता चल सके। साथ ही साथ ये सभी सूचकांक जो हैं ये बाजार को बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। आवास मूल्य सूचकांक को अब हम यहाँ विस्तार से देखते हैं। तो देखिए HPI रिहायशी आवासीय संपत्तियों में मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। रिहायशी मतलब जो रहने वाले आवासीय परिसंपत्ति, उसमें मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान में इस सूचकांक का प्रकाशन देश के 50 शहरों के लिए किया जा रहा है। चूंकि मुंबई में ही लॉन्च किया गया था इसलिए इंक्लूडिंग मुंबई, जिसे 100 शहरों तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसमें 37 स्मार्ट सिटीज को भी शामिल कर लिया गया है। देश में आवास मूल्यों का सही ब्यौरा देने के लिए शहरवार सूचकांक पर जनगणना भार का उपयोग करके संयुक्त आवास मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। यानी कि संयुक्त आवास मूल्य सूचकांक जिस किताब से हम लोग देख रहे हैं उसमें संभवतः ये लाइन लिख दिया गया था कि संयुक्त आवास मूल्य सूचकांक यानी जो कंपाउंड एक हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है उसकी गणना नहीं की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अपने वेबसाइट से मैंने सूचना निकाली थी। तो संयुक्त आवास मूल्य सूचकांक पूरे देश के लिए वो जारी किया जाता है। ठीक है, इस फैक्ट को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। आवास किराया सूचकांक क्या हुआ? आवास किराया सूचकांक या आवास किराए पर लेने की कीमतों में समयावधि के दौरान फेरबदल या फिर बदलाव या बढ़ोतरी को चिन्हित करता है। भूमि मूल्य सूचकांक आवास और औद्योगिक विकास के लिए भूमि कच्चे माल का स्वरूप है, एक रॉ मटेरियल है। इसी रॉ मटेरियल पे तो आप कोई भी आवास का निर्माण करेंगे। तो अतः आर्थिक दक्षताओं को बनाए रखने के लिए इसकी कीमतों को भी चिन्हित करना महत्वपूर्ण है। कि जो भूमि है, सबसे बेसिक मटेरियल तो वही हुआ कि अगर भूमि ही नहीं है तो आप भवन बनाएंगे किस पे? और भूमि के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका मूल्य वृद्धि हो जाएगा। कमी हो रही है तो पूरा प्रोजेक्ट का मूल्य जो है वो कम हो सकता है। इसीलिए भूमि मूल्य सूचकांक भी बनाया गया है। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री मूल्य सूचकांक, इसमें पारंपरिक जो चीजें हैं भवन निर्माण के लिए, जैसे सीमेंट, स्टील, रेत, ईंट, लकड़ी आदि, तो इन सब का भी देखा जाता है कि बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही है। और जो ऊर्जा बचत है यानी कि एनर्जी इफिशियंट जो कुछ चीजें हैं, जैसे आजकल कुछ लोग जो है भवन इस तरह से बनाते हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम से कम हो, तो उसके लिए अलग अलग सामग्रियां, आधुनिक सामग्रियां होती हैं। जैसे कांच होता है, फाइबर आदि होता है, ताकि धूप पूरा आ सके, ऊर्जा की बचत हो सके, उसमें बल्ब और अन्य जो चीजें हैं उसका उपयोग कम से कम किया जा सके। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी पीछे कि भवन निर्माण पहले बाजार का विषय था ही नहीं। बाजार अपने आप में बहुत सारे चीजों को समाहित करता चला जा रहा है। हमारे जीवन का कोई भी एक भी अंग संभवतः ऐसा नहीं अभी बचा है जो कि बाजार के दायरे से बाहर हो। बाजार के लिए तो ये अच्छी चीज है, लेकिन जनसामान्य के लिए अच्छी चीज नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता मतलब स्व का तंत्र यानी अपनी व्यवस्था, हर एक व्यक्ति की अपनी व्यवस्था थी। हर एक व्यक्ति गांव में अपने लिए भवन बनाता था। जितने भी जिन उत्पादों की आवश्यकता उसको जीवन के लिए है, स्वयं से या फिर पूरे समूह के माध्यम से यानी पूरे गांव के माध्यम से उन सब चीजों का उत्पादन कर लेता था। लेकिन आज की तारीख में हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा धन कमाने के लिए मजबूर है और धन कमाने का साधन बहुत कम है। नौकरियों की संख्या रैपिडली कम होती चली जा रही है। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए, चूंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, कि सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि लोगों के दृष्टिकोण से भी चीजों को, नीतियों को बनाने की आवश्यकता है। लोग ऐसे जीवन शैली की तरफ उन्मुख हों जहां उनको कम से कम धन खर्च करने की आवश्यकता हो, स्वयं से या फिर अपने समूह के माध्यम से चीजों का उत्पादन करें, उपभोग करें, ताकि जीवन को वास्तव में एक क्वालिटेटिव जीवन बनाया जा सके। तो जीवन में क्वांटिटी बहुत हो गया है, क्वालिटी कम हो गया है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं
लाइफ की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को और जो भी जो इन्फ्लुएंसर हैं उसको इस बात पे फोकस करना चाहिए। खैर, कुछ लोग ये इस संदर्भ में मैंने इतना ज्यादा बोल दिया क्योंकि ऊर्जा बचत के संदर्भ में लोगों का ध्यान जा रहा है, लेकिन लोगों का तो इसलिए ध्यान जा रहा है ताकि पर्यावरण प्रदूषण जो है, पर्यावरण पे अनावश्यक जो बोझ है, बर्डन है, वो कम किया जा सके। लेकिन यहाँ भी व्यापारिक हित जो है वो साध लिया गया, ये समस्या है। ठीक है, कुछ लोग इन सब से और निकलते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे कांच भी नहीं चाहिए, फाइबर भी नहीं चाहिए, पूरी तरह से जो है एक देसी घर चाहिए, ऑर्गेनिक होम चाहिए, जिसमें जो स्थानीय चीजें हैं उसके माध्यम से हम घरों का निर्माण करेंगे। आपने वैदिक प्लास्टर, वैदिक सीमेंट आदि के बारे में भी सुना होगा, जो कि देसी गाय के गोबर, चूना और अन्य चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। उसमें रहना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम अंततः देखा जाए तो हम जो है प्रकृति के ही हम खुद भी प्रोडक्ट हैं। तो प्रकृति के साथ ही हम मिलकर चले तो जीवन ठीक होगा, अदरवाइज जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक घर जो हैं वो गर्मी के समय में ज्यादा गर्मी प्रदान करते हैं, ठंडी के समय में ज्यादा ठंडी प्रदान करते हैं, और कैंसर जैसे रोग का ये कारक होता है। बहुत सारे लोग जो समझ चुके हैं इस बात को, वो समझते हैं कि नहीं, हमारे प्राचीन जो घर हुआ करते थे वो ज्यादा ठीक थे, वो ठंडी और गर्मी दोनों से हमें बचाते थे। ठंड के समय में उसमें हल्की गर्मी बनी रहती थी, गर्मी के समय में उसमें हल्की ठंड बनी रहती थी। ब्रीदिंग वॉल, यानी वॉल जो है ब्रीद करता था, हल्का हल्का उसमें पोर्स बने हुए होते थे। तो पूरी तरह से प्लास्टिक के डिब्बे की तरह नहीं होता था जैसा आधुनिक घर हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है आरबीआई का आवासीय मूल्य सूचकांक। तो पीछे तो हमने देख लिया कि नेशनल हाउसिंग बैंक का अपना आवासीय मूल्य सूचकांक था, लेकिन ये आरबीआई का है। आरबीआई द्वारा भी 2007 में एक तिमाही आवासीय मूल्य सूचकांक, यानी वो भी 2007 में, ये भी 2007 में, इसका आधार वर्ष 2010-11 है। केवल मुंबई के लिए इसको स्टार्ट किया गया था उस समय, लेकिन अब जो है इसमें 9 और शहरों को ऐड कर लिया गया है। उसमें 50 शहर हैं, इसमें जो है 9 शहर हैं, तो कुछ कुछ समानता है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो अपना आरबीआई का जो वेबसाइट था वहां से इस सूचना को मैंने आपके लिए निकाला है। इसमें जो 9 शहर हैं उसका नाम ध्यान में रखेंगे, और पीटी के लिए महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता और लखनऊ, और इन सब शहरों को शामिल कर लिया गया है मुंबई के अलावा। यह सूचकांक इन 10 शहरों में आवासीय खरीद बिक्री मूल्य पर आधारित है। इसमें पंजीकरण प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। 2022-23 की दूसरी तिमाही में अखिल भारतीय HPI पिछले वर्ष के 3.5% की तुलना में 4.5 रहा, यानी कि इस क्षेत्र में आप मुद्रास्फीति की स्थिति को देख सकते हैं। अब व्यापारियों के लिए तो अच्छा है कि कुछ मूल्य में वृद्धि हो रही है, उनको ज्यादा कमाई होगी, लोगों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, जहां कोच्चि के लिए मूल्य वृद्धि का आंकड़ा 11.1% रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा कोच्चि के लिए। जयपुर के लिए, मतलब इन 10 शहरों में, तो जयपुर के लिए सबसे कम रहा, 4.1, फिर भी बहुत कम नहीं रहा। अब आते हैं हम सेवा मूल्य सूचकांक पर। सेवा मूल्य सूचकांक फिलहाल अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सेवा क्षेत्र का दायरा तो बढ़ रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र में जो मूल्य वृद्धि हो रही है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग सूचकांक का परिकल्पना किया जा रहा है। भारत में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 60% से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई सूचकांक नहीं है। वर्तमान महंगाई सूचकांक केवल विनिर्माण और कृषि, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, सेवा क्षेत्र का नहीं करती है। वर्तमान महंगाई सूचकांक जो है 2 हैं, वो नहीं करते। इस तरह के सूचकांकों की आवश्यकता की अनुशंसा प्रोफेसर अभिजीत सेन की अध्यक्षता वाली एक कार्य समूह ने किया था। सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने भी किया था। इन सब आयोगों को और वर्किंग ग्रुप को ध्यान में आपको रखना है। पीटी में इस तरह के सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के ऑफिस द्वारा 2005-06 में 7 सेवाओं, रेलवे, डाक, उड्डयन, दूरसंचार, पतन, बैंकिंग, बीमा के लिए प्रयोगात्मक सेवा मूल्य सूचकांक शुरुआत किया भी गया था। प्रयोगात्मक था, अब इसको अगर कंटिन्यू गवर्नमेंट को करना है तो देखना है कि कैसे कंटिन्यू करती है। आज क्लास हमारा इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया वो सब आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। वंदे मातरम IAS टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
एक व्हाट्सएप ग्रुप, पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट। इसमें जितने भी पीडीएफ हैं, जो भी अपडेटेड मैटर होगा वो सब आपको यहाँ दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी डाउट है क्लास के रिगार्डिंग वो आप पर्सनली संपर्क करके पूछ सकते हैं। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है अपने डिटेल के साथ, और इतना पे करने के बाद आपको इसमें जोड़ लिया जाएगा। एक नया प्रोग्राम आपके लिए मैं लाया हूँ, लिखना सीखो। ये गाइडेंस प्रोग्राम है, यानी पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से लिखने की स्किल को बढ़ाया जाए। एकदम से शुरुआत से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यूपीएससी का जो स्तर होता है या फिर किसी भी पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसका जो स्तर होता है एक ऐसा स्तर जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में ये है कि बच्चे बहुत सारे तैयारी स्टार्ट तो करते हैं। कोई पहले पीटी को करना स्टार्ट किया, कोई मेंस को करना स्टार्ट किया, बड़ी बड़ी कोचिंग में लाखों रुपए फी दे देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है यानी कि लिखना जानना वो नहीं पता होता है। और इस कारण से कितना भी मेहनत करने के बाद, कितना साल बर्बाद करने के बाद उनका फाइनली सिलेक्शन हो नहीं पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पे मैंने इस प्रोग्राम का एक प्रयोग भी किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। लोगों ने वास्तव में जो एक लिखने की शैली जो होती है यूपीएससी के स्तर की, वो उन्होंने प्राप्त किया। तो एक डायरी पद्धति, एक विशेष पद्धति है मेरे द्वारा विकसित की गई। तो डायरी पद्धति के माध्यम से इसको मैं सिखाऊंगा। 100 दिन का ये प्रोग्राम है, पेड कोर्स है। आपको इसमें कुछ पे करना पड़ेगा। आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे और हम लोग कर लेंगे कि कैसे इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।